हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। नॉर्मलाइजेशन की सीरीज़ में आज हम सेकेंड वीडियो लेकर के आए हैं जो कि है डीकम्पोजिशन, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डीकम्पोजिशन की। नाम से ही पता लग रहा है कि भी डीकम्पोज करना, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको सेपरेट करना या तोड़ना। जैसा कि हम सब जानते हैं डेटाबेस के अंदर जो एक्चुअल टेबल्स होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, और अगर एक ही रिकॉर्ड की बात करें, सपोज जैसे मैं एक्चुअल अगर स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल दूं कि एक्चुअल में अगर एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाया जाएगा तो उसमें कितनी सारी चीज़ें होगी। स्टूडेंट आईडी तो होगा ही होगा, उसका एनरोलमेंट नंबर होगा, ठीक है, उसके किस क्लास में उसने एडमिशन लिया था, एंड देन किस ईयर में एडमिशन लिया था, किस मंथ में आया था, उसका एज क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस चेंज हुआ तो न्यू क्या है, उसके मोबाइल नंबर क्या है, पेरेंट्स के नाम क्या है, उनके मोबाइल नंबर क्या है, बच्चा हॉस्टल में दे रहा है, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसको कौन से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया है, फीस कितनी जमा है, उसके ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह किताबें वगैरह सब कहाँ से आएगी, वो मेस यूज़ कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा उसके प्रीवियस क्लासेस के रिजल्ट्स क्या रहे, उसके इंटर्म्स के जो है रिजल्ट्स क्या रहे, उसने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो आप खुद सोचिए एक्चुअल में एक स्टूडेंट डेटाबेस टेबल भी कितना ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन डेटाबेस को इस तरह से बनाया जाता है कि छोटी छोटी स्मॉल टेबल्स जो होती है वो आपस में मर्ज होकर के कंप्लीट रिकॉर्ड शो करती है। यानी कि जो डेटा हमें एक साथ शो होता है वो अलग अलग टेबल से कंबाइंड होकर के आता है और हमें शो होता है। तो जो किसी भी डेटाबेस की जो एक्चुअल टेबल है उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में और ईजी पार्ट्स में डीकम्पोज करना ही डीकम्पोजिशन कहलाता है। अब ये किया क्यों जाता है? तो कॉमन चीज़ कि इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि एनोमलीज क्या होती है, रिडंडेंसी, अपडेट, इंसर्शन, डिलीशन एनोमलीज, ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही डीकम्पोजिशन किया जाता है। साथ के साथ डेटा को इंटीग्रेटेड कंडीशन में बनाए रखने के लिए, कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए भी जो है डीकम्पोजिशन किया जाता है। एंड द मोस्ट बेसिक रीज़न इज कि जो डेटाबेस का रिप्रेजेंटेशन जो है वो जितना ज़्यादा सिंपलर होगा, मैकेनिज्म जितना ज़्यादा सिंपलर रखा जाएगा उतना ही ज़्यादा ईजी उसका मेंटेनेंस हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन की तरफ फर्स्ट स्टेज है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है, ठीक है, कि टेबल्स को कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है, उसकी तरफ एक फर्स्ट स्टेज है डीकम्पोजिशन। इसीलिए हम इस वाले वीडियोस में डीकम्पोजिशन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अदरवाइज अगर सीधा ही नॉर्मलाइजेशन शुरू कर देंगे तो आपको ये बेसिक टर्म्स समझ में नहीं आएगी। तो डीकम्पोज का सिंपल मतलब एक कॉम्प्लेक्स या लार्ज टेबल को छोटी स्मॉल या इजी टेबल्स में तोड़ना या कन्वर्ट करके रखना, लेकिन उनके बीच का रिलेशन खत्म नहीं कर रहे हैं। एक टेबल को इस तरह से जो है कन्वर्ट किया जा रहा है स्मॉल टेबल्स में कि वो आपस में रिलेटेड तो रहेगी, डेटाबेस हमेशा एक ही होगा, कंसिस्टेंट में ही दिखेगा, लेकिन वो डेटा अलग अलग टेबल्स में एग्जिस्ट करेगा ताकि जो है उसका मेंटेनेंस सिंपलर हो सके। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक रिलेशनल स्कीमा आर हमें दे रखा है। ठीक है, कोई भी टेबल जो है वो आर हमें दे रखी है, उसके अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ये दे रखे हैं। ए जो है एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A1 A2 से लेकर के AN तक n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया है कि टेबल ले ली मैंने स्टूडेंट, तो रिलेशनल स्कीमा क्या हो गई स्टूडेंट। उसके अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से लिए मैंने, A1 की जगह ले लिया SID, A2 एट्रीब्यूट कौन सा हो गया नेम, फिर इसी तरह से A3 एट्रीब्यूट क्या हो गया क्लास, हो A4 एट्रीब्यूट क्या हो गया एड्रेस। तो इस तरह से ये यहाँ पे एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस चीज़ का है। तो रिलेशनल स्कीमा की जगह टेबल का नाम आता है, आपके रिलेशन का नाम आता है, एंड देन ये जो है ये एट्रीब्यूट्स है, यानी इस टेबल के अंदर ये एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं अगर ये बोलूँ कि भाई अगर कोई एक टेबल है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जिस वजह से टेबल काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लार्ज हो गई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस रिलेशन को छोटे छोटे रिलेशन या फिर उस बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल्स में तोड़ सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने इसको क्या किया, R1 R2 से लेकर के RX तक जो है मैंने उसको तोड़ दिया। सपोज मैंने क्या किया कि मैंने टेबल को जो है 4 पार्ट में बांट दिया, तो R क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू जो हमारा हो जाएगा, R इक्वल्स टू हो जाएगा R1, R2, R3, R4। यानी कि मैंने बड़ी टेबल R जो थी उसको 4 छोटे छोटे टेबल्स के अंदर तोड़ दिया। तो यहाँ पे ये उसी का रिप्रेजेंटेशन है, R1 R2 से लेकर के RX तक। X की जो वैल्यू है वो आपने टेबल्स को कितने नंबर में तोड़ा है वो लास्ट वैल्यू X की जगह आ जाएगी, यानी ये सब R के इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल मतलब कैसे कि ये सभी R को ही बिलोंग करते हैं, इन सब की वैल्यूज R में से ही निकली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल को जब डीकम्पोज किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे सपोज मैं इसका एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे तो मैं इसको ज़्यादा क्या तोड़ूँ, 2 में तोड़ दूंगा। एक में ID नेम ले लूँगा, ठीक है, या फिर 3 में तोड़ सकता हूँ। एक में ID नेम ले लूँगा, एक में ID क्लास ले लूँगा और एक में ID और एड्रेस ले लूँगा। मैं 3 टेबल में तोड़ सकता हूँ। तो R की वैल्यू यानी स्टूडेंट की वैल्यू क्या हो गई, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इस तरह से 3 टेबल में वो डीकम्पोज हो गया।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 की सारी इन्फॉर्मेशन किसको बिलोंग कर रही है, मेन स्टूडेंट टेबल को। तो जब मैं उसका डेटा शो करूँगा, मुझे किसी भी स्टूडेंट का सारा डेटा शो करो, तो यूँ नहीं है कि SID और नेम, फिर SID और क्लास और SID और एड्रेस, इस तरह से डेटा शो होगा, यानी कि SID 3 बार नहीं भाई, SID एक बार ही लिखा होगा ना, आगे के तीनों कॉलम एक एक बार ही आएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि इन तीनों की वैल्यूज़ जो है हमेशा इन सभी जो ये जो हमारे जो क्या बोल सकते हैं हम, जो हमने सब स्कीमा बनाई है, इन सब की वैल्यूज़ हमेशा जो रियल जो स्कीमा है, मेन स्कीमा, उसी के इक्वल होगी। ठीक है। अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम इन सारी सब स्कीमा का यूनियन करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी, आर के। ऑब्वियस ही बात है भाई, हमने मेन टेबल में से ही छोटी छोटी टेबल्स बनाई है, तो उन सारी टेबल्स का अगर हम वापस यूनियन करेंगे तो हमें हमारी ओरिजिनल टेबल वापस मिल जाएगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है। अब अगर साथ के साथ एक और चीज़ जहाँ पे हम ध्यान से देखें तो R1 R2 से लेकर के RS तक, यानी जितने भी जो हमने सबसेट बनाए हैं या सब रिलेशन बनाए हैं, ठीक है, इन सब की वैल्यू हमेशा या तो R के इक्वल होगी या R से कम रहेगी। ऑब्वियस ही बात है, R से ही इन सबको बनाया है, तो इन सब की वैल्यू कंबाइंड वैल्यू जो है वो R के इक्वल होगी। ठीक है। या फिर R से लेस हो सकती है। कैसे, मैं ये बोलूँ कि R1 R2 से लेकर के RX तक है, तो क्या R1 और R2 की वैल्यू जो है R के इक्वल होगी? नहीं भाई, वो लेस होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आगे वाले सबसेट हटा दिए। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने इसको 3 टेबल में तोड़ दिया। ठीक है। कैसे, फिर से वही, एक मैंने ले लिया SID और नेम, ये एक सबसेट। दूसरा ले लिया मैंने SID और क्लास, ये हो गया दूसरा सबसेट या सब रिलेशन। ठीक है। फिर तीसरा हो गया मेरा SID और एड्रेस। इस तरह से 3 टेबल है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि ये मेरा सबसेट S1, ये सबसेट S2, ये सबसेट S3। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि S1, S2 इक्वल्स टू S, नहीं, क्यों? क्योंकि हमने S3 काउंट नहीं किया, तो इसकी वैल्यू हमेशा जो होगी वो लेस होगी S से। लेकिन अगर मैं तीनों ही ले लूँ, ठीक है, S3 भी ले लिया, तो ये इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स के जितने भी जो सब रिलेशंस हैं उन सब की वैल्यूज़, ठीक है, या तो ओरिजिनल जो रिलेशन है उससे लेस रहेगी या उसके इक्वल रहेगी। ठीक है। ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि कितने नंबर ऑफ सब रिलेशन जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है। तो ये डीकम्पोजिशन का बेसिक चार्ट यहाँ बना रखा है। यहाँ पे आई में कंफ्यूज मत होइएगा। आई का मतलब होता है 1 से लेकर के x तक की वैल्यू, यानी कि ये i = 1, i = 2 और i = x, यानी i की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा है उसके इक्वल हो सकती है और x से लेस या उसके इक्वल हो सकती है। क्लियर है। तो ये यहाँ पे डीकम्पोजिशन का बेसिक फॉर्मेशन हमें दिखा रखा है। ठीक है। तो ज़्यादा उलझेगा मत। कुल मिलाकर के यहाँ पे ये इस मैथमेटिकल फॉर्मेशन में उलझेगा मत। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है। किसी भी लास्ट टेबल को छोटी छोटी टेबल्स के अंदर तोड़ देना। इस टेबल को देखिए मैंने यहाँ पे जो है S1 S2 S3 तीन स्मॉल टेबल्स में तोड़ दिया है। ठीक है। तो इन तीनों टेबल्स की जो वैल्यू है वो हमेशा R के ही इक्वल रहेगी। इन तीनों टेबल का जो यूनियन है वो हमेशा R यानी कि स्टूडेंट के ही इक्वल रहेगा और इन तीनों ही टेबल्स की वैल्यू हमेशा इस स्टूडेंट टेबल से लेस देन या उसके इक्वल होगी। तो ये होता है डीकम्पोजिशन। ठीक है। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। अब हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन कितने टाइप के होते हैं। तो एक्चुअली डीकम्पोजिशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लॉसलेस और एक होता है लॉसी। ठीक है। साथ के साथ आप चाहे तो इसे इस तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लूजलेस एंड लूजी। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। लॉसलेस या फिर लूजी, ये 2 टाइप जो है हमारे सामने होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये है लॉसलेस, ये है लूजलेस। दोनों का ही मतलब ये होता है बिना कुछ नुकसान कराए हुए या बिना कुछ खोए हुए। ठीक है। दूसरा होता है हमारा या तो लूसी या फिर लूजी। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि जब इस तरह से डीकम्पोजिशन किया जाएगा तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा, डेटा का कुछ ना कुछ लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। जबकि इसके अंदर नहीं होगा। तो जैसा कि बहुत सिंपल सा है कि 2 तरह से डीकम्पोजिशन होता है। एक तो इस तरह से किसी भी टेबल का डीकम्पोजिशन करो कि ओरिजिनल डेटा कभी लॉस्ट ना हो, हमेशा एग्जिस्ट करे, किसी भी तरह के डेटा का लॉस बिल्कुल भी ना होने पाए, वो लॉसलेस में चला जाएगा। एंड लूसी के अंदर क्या हो जाता है आपका, लॉसी के अंदर, कि भाई जो भी आप डेटा का जो है आप क्या बोलते हैं डीकम्पोजिशन कर रहे हैं वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डेटा लॉस उठाना ही पड़ेगा। अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। मैं एक टेबल लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने इनके एट्रीब्यूट्स ले लिए, SID, नेम, ठीक है, क्लास और एड्रेस मैंने ले लिए। SID, नेम, क्लास और एड्रेस। ठीक है। एंड यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ले लेते 1 2 3 राज, ज्योति, विकास। क्लास होगी 11th 12th 9th
ठीक है। एड्रेस हो गया इनका, कुछ भी ले लीजिए आप, ले लीजिए उदयपुर, जयपुर, ठीक है, झांसी। तो ये मैंने एक सिंपल सी टेबल बना रखी है। अब मैं इस पे दोनों ही तरह के डीकम्पोजिशन अप्लाई करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लॉसलेस, ठीक है, यानी कि बिना किसी डाटा का नुकसान किए इस टेबल को डीकम्पोज करना। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ करना है। मैं इस टेबल को एक काम करता हूँ कि प्रोफेशनल यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन अलग और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन अलग, यानी कि स्टूडेंट का नेम और उसकी क्लास और ID एक साथ और उसका एड्रेस अलग। तो मैं इस टेबल को 2 पार्ट में तोड़ता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं इसका पहला पार्ट बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है। उसके अंदर क्या किया मैंने, 3 कॉलम ले लिया, SID, ठीक है, नेम, और ये हो गया हमारा क्लास 1 2 3, नेम हो गया राज, ज्योति, विकास, क्लास हो गई 11th 12th 9th। भाई इस टेबल मेन टेबल का मैंने एक सब टेबल बना दिया, ठीक है, यानी कि मेन रिलेशन, इसको मैंने स्टूडेंट नाम दिया टेबल को, तो UDENT, इसका एलियास यानी कि स्मॉल रिप्रेजेंटेशन मैंने ले लिया S। तो ये हो गया मेरा S1, ठीक है, या फिर स्टूडेंट एकेडमिक डिटेल्स या फिर S1। और दूसरी टेबल जो मैं लेता हूँ उसमें ले लेता हूँ मैं पर्सनल। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, SID और एड्रेस 1 2 3, ठीक है। एड्रेस ले लिया मैंने उदयपुर, जयपुर और झांसी। और ये जो है मेरी ये स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स है, टेबल का नाम जिसे मैंने एलियास दिया है S2। यानी कि यहाँ पे मैंने इस ओरिजिनल टेबल को 2 स्मॉल टेबल्स में तोड़ दिया। लेकिन किस तरह से डीकम्पोज किया मैंने, कि यहाँ पे मैंने देखिए SID यहाँ पे भी लिया और SID यहाँ पे भी ले लिया। तो इस तरह से मैंने टेबल को बांटा कि भाई डेटा लॉस्ट ना हो। क्यों? क्योंकि अभी दोनों टेबल अभी भी आपस में जो है इंटरकनेक्टेड है। बस ये है कि जब भी इनका डेटा शो होगा उसके लिए मैं इसके अंदर ज्वाइन ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा। नेचुरल ज्वाइन या कोई भी ज्वाइन आप ले सकते हैं। इसके लिए बाय डिफॉल्ट नेचुरल ज्वाइन सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। ज्वाइंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके लिए हमने रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर भी और SQL क्वेरीज के अंदर भी जो सेपरेट वीडियोज़ बनाए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो लॉसलेस ज्वाइन के अंदर जब टेबल को डीकम्पोज किया जाता है और जब वापस हमें उसका सारा डेटा एक साथ चाहिए हो तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ज्वाइंट ऑपरेशन अप्लाई हो जाता है। ये इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है कि डेटा जो है वो अलग अलग टेबल में जाके सेव होगा। एकेडमिक डिटेल्स इधर सेव होगी, पर्सनल डिटेल्स उधर सेव होगी। लेकिन जब भी मैं सारा डेटा देखना चाहूँगा तो बाय डिफॉल्ट ज्वाइंट ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। और मुझे सारा डेटा जो है इस तरह की टेबल में दिखेगा। वहाँ पे SID दूसरी बार नहीं आएगा, एक ही जगह लिखा होगा और पूरी टेबल मुझे इस तरह से जो है शो होगी। यानी सिंपल सा है, मैं S1 और S2 का ज्वाइंट कर सकता हूँ, ठीक है। S1, ठीक है, ये ज्वाइंट ऑपरेशन का सिंबल है, ये इस तरह से। तो इससे क्या है, जो मुझे मिलेगा वो टेबल हो जाएगी स्टूडेंट या फिर S। तो लॉसलेस में टेबल को इस तरह से डीकम्पोज किया जाता है कि किसी भी तरह के डेटा का लॉस ना हो, सारा डेटा एग्जिस्ट करे। और जब भी सारा डेटा रिट्रीव करना होता है तो ज्वाइन ऑपरेशन के थ्रू सारा डेटा को रिट्रीव कर लिया जाता है। वही अगर लॉजी की बात करें कि डेटा लॉजी फॉर्मेट से अगर डीकम्पोज किया जाए तो क्या होगा, उसके लिए हम देख लेते हैं। उसके लिए भी इस टेबल को 2 ही पार्ट में तोड़ा जाएगा, पर कैसे वो देखिए। एक टेबल ये बनेगी, ठीक है, SID और नेम, और एक टेबल बना दी यहाँ पे मैंने क्लास और एड्रेस। 1 2 3, ठीक है, राज, ज्योति, विकास, क्लासेज हो गई 11th 12th 9th, एड्रेस हो गए उदयपुर, जयपुर और झांसी। ठीक है, ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड वाला जो है लूजी या फिर आपका लॉसी डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर टेबल को 2 स्मॉलर टेबल में डिकम्पोज तो किया गया, बट अब यहाँ पे डेटा का लॉस हुआ है। कैसे समझिएगा, ये जो है ये स्टूडेंट की डिटेल से, कैसे स्टूडेंट ID और उनके नेम लिखे हुए हैं, ये आसानी से समझ में आ गया। अब इस टेबल की बात करते हैं, सिर्फ क्लास और एड्रेस लिखी हुई है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि किसी स्कूल का डेटाबेस है, किसी स्कूल के डेटाबेस की टेबल है, ये तो समझ में आ गया, क्लास लिखी हुई है, एड्रेस। लेकिन ये किस स्टूडेंट का, अगर इन दोनों टेबल को मैं बोलूँ कि इनसे मुझे डेटा कंबाइन करके दिखाओ, तो आप कैसे कंबाइन करोगे? दोनों टेबल किस बेस पे कंबाइंड होगी? डेटाबेस खुद पूछेगा कि भाई इनमें से कौन सा डेटा किसका है।
यहाँ पे पूछेगा तो पता है कैसे, यहाँ पे भी ID 01, यहाँ पे भी ID 01, तो जिसका नाम राज है, क्लास 11th में पढ़ता है, वो उदयपुर में रहता है, ये सिस्टम खुद जो है ज्वाइन करके बता देगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कॉमन फील्ड ही नहीं है, यानी प्राइमरी की फॉरेन की का कोई यूज़ ही नहीं किया है, यहाँ पे कोई कॉमन एट्रीब्यूट ही नहीं लिया जैसे हमने इन टेबल्स में लिया था। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन तो हो गया, पर अब ये डेटा पूरी तरह से लॉस्ट है, ये डेटा वेस्ट हो चुका है, इसका कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा। क्यों? ये पता ही नहीं लगेगा उदयपुर में कौन रहता है, झांसी में कौन रहता है, जयपुर में कौन रहता है, 11th क्लास में कौन पढ़ रहा है, 12th में कौन पढ़ रहा है, 9th में कौन पढ़ रहा है, इन तीनों स्टूडेंट्स में से ये इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे ये तो फिर भी एक बार काम आ जाएगी कि स्टूडेंट ID और नेम, बट ये पूरी तरह से लॉस्ट हो चुका है डेटा, ये डेटा पूरी तरह से हमने लूज कर दिया है, वेस्ट हो चुका है। तो ये होता है आपका लॉजी डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि जब भी टेबल को डिकम्पोज किया जाए तो हमेशा जो है लॉसलेस डिकम्पोजिशन ही कीजिए, ताकि जो है डेटा एक्चुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करे, डेटा का वेस्टेज ना हो। ठीक है, और डेटा हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में बना रहे। क्लियर है? तो ये थे दो टाइप जो डिकम्पोजिशन के। अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। वो काफ़ी छोटा एग्जांपल है यूनिवर्सल सेट, एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि कोई अगर ओरिजिनल रिलेशन है R, उसे मैंने क्या किया, डिकम्पोज कर दिया R1, ठीक है, R2 से लेकर के Rx तक में। ओके, अब R के अंदर सपोज जैसे 4 एट्रीब्यूट थे, यानी कि R इजिकल टू एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2, एट्रीब्यूट 3, एट्रीब्यूट 4, या एक काम और करते हैं एट्रीब्यूट 5। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के इस रिलेशन R के अंदर 5 एट्रीब्यूट थे। अब मैंने इस R को इतने साथ जो है मैं क्या बोलता हूँ कि इसके अंदर मैंने इसको जो है R1, R2, R3 3 सब रिलेशंस में मैंने इसको तोड़ दिया। ओके, और ये एट्रीब्यूट्स मैंने उनमें बांट दिए। अब यहाँ पे R1 जो है उसके अंदर कौन कौन से आ गए, उसके अंदर आ गया A1 और A2। ठीक है, R2 जो है उसके अंदर आ गया A1 और A3। ठीक है, और मेरा जो R3 है उसके अंदर आ गया A1, ठीक है, A4, A5। इस तरह से मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट्स बांट दिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो A1, A2 है ये R1 के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, A1, A3 जो है ये R2 के एट्रीब्यूट्स हैं, और A1, A4, A5 जो है ये R3 के एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल अपने अपने आगे सबसेट के आगे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो A1, A2 R1 के, A1, A3 R2 के, A1, A4, A5 जो है R3 के। लेकिन हम क्या जानते हैं कि R1, R2, R3 खुद किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे ओरिजिनल R से। इट मीन्स के ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इस एट्रीब्यूट सेट से निकले हुए हैं। तो इन सारे एट्रीब्यूट्स के लिए यूनिवर्सल सेट ऑफ एट्रीब्यूट क्या होगा, जहाँ पे सब बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो ये होगा। क्यों? इस वाले एट्रीब्यूट सेट के अंदर खाली A1, A2 है, लेकिन A3, A4, A5 नहीं है। लेकिन A1, A2 तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसके लिए यानी कि A1 भी यहाँ है, A2 भी यहाँ है, तो इसके लिए R1 के लिए, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इसको A1 भी मिलेगा, A2 भी मिलेगा, मतलब सपोज यहाँ से कोई भी डेटा लॉस हो गया तो यहाँ से उसको वापस मिल जाएगा। क्लियर? तो ये इस वाले के लिए यूनिवर्सल सेट है। उसी तरह से बात करें इसकी A1, A3 की, ठीक है, तो A1, A3 इस वाले में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनके लिए भी ये यूनिवर्सल सेट है। और सिमिलर इनके लिए A1, A4, A5 के लिए भी यूनिवर्सल सेट है। तो सिंपल सा है कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जब भी हम डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं और किसी कॉम्प्लेक्स टेबल को स्मॉल टेबल्स में तोड़ते हैं तो एट्रीब्यूट्स भी उन स्मॉल टेबल्स में बट जाते हैं। तो उनमें से हर एक जो आपका जो स्मॉल टेबल है उसमें जितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो ओरिजिनल टेबल के एट्रीब्यूट से बिलोंग करते हैं, वहीं से तो लिए गए। ठीक है, तो वो सब के सब हमेशा ओरिजिनल टेबल में तो एग्जिस्ट करेंगे। तो ओरिजिनल टेबल में सारे सबसेट के एट्रीब्यूट्स को मिला करके बड़ा यूनिवर्सल सेट बना रखा है, एंड उसमें से थोड़ी थोड़ी सी वैल्यूज़ हम ले रहे हैं। ठीक है, ये कैसे ये इस चीज़ को ऐसे समझिए कि क्या हुआ कि आपने सपोज जैसे किचन के आइटम्स की हम बात करें तो किचन में जो भी चीज़ किचन से बिलोंग करती है, सपोज जैसे क्या हुआ कि आप ऑफिस से आए, ठीक है, ना आप आकर के बैठे तो आपने देखा कि वहाँ पे जो है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो है एक क्या बोलते हैं प्लेट रखा हुआ है। तो आप क्या बोलते हैं, ये प्लेट किचन में से कौन लाया, इसको किचन में रखो। आपको कैसे पता है किचन में से किचन का आइटम है? ऑब्वियस सी बात है, माइंड सेट चलता है कि भाई प्याली का जो आइटम है, ये जो बर्तन है, ठीक है, ये किचन में बिलोंग करता है, तो मैंने उसको किचन में पहुँचा दिया। इट मीन्स कि प्याली जो है वो एक अलग सेट हो गया, सब सेट का एट्रीब्यूट हो गया, लेकिन ये ओरिजिनल सेट किचन से बिलोंग करता है। तो प्याली के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो गया, किचन। तो इन सिंपल वर्ड यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स टेबल को स्मॉल टेबल्स में तोड़ते हैं तो उन सभी स्मॉल टेबल्स के अंदर एट्रीब्यूट्स भी बढ़ जाते हैं। तो उनमें से हर एक सब सेट या सब रिलेशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सब ओरिजिनल टेबल के एट्रीब्यूट से ही बिलोंग करते हैं। तो
तो उन सब सेट के एट्रीब्यूट्स के लिए ओरिजिनल टेबल के एट्रीब्यूट्स यूनिवर्सल सेट की तरह परफॉर्म करते हैं एंड उसे आर यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे यू का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको डीकम्पोजिशन और यूनिवर्सल सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई भी चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं, कोई भी सजेशन या फीडबैक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप इसी तरह के वीडियोज़ और देखना चाहते हैं। हमारे इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं डेटाबेस सीरीज़ के ऊपर, जिसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन, एसक्यूएल क्वेरीज, रिलेशनल अलजेब्रा और ईआर डायग्राम, ये चारों जो सीरीज़ हम बना चुके हैं, उनके सारे वीडियोस और उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।